अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की अहम तरीन खबर तो यही है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आज रिटायर हो रहे हैं और कल नए चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब जो हैं वो हलफ उठाएंगे और ऐवान सदर में उसकी तकरीब होगी। ये तो थी एक अहम तरीन खबर, लेकिन दूसरी तरफ PTI के लिए और ये एक बड़ी खबर है कि बुशरा बीबी कल जो है वो जेल से रिहा हो गई और उसके बाद उन्होंने लाहौर नहीं पेशावर चली गई, जिसमें भी बड़ी बातें आई कि उनको लाहौर जाना था और ये वो PTI की शायद क़यादत ने भी उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। लेकिन आज की जो खबरें हैं उसके मुताबिक ये कि उन्होंने पेशावर में एक इजलास तलब कर लिया और कुछ उड़ती उड़ती ये भी आई कि अब वो इसको PTI को लीड करने का भी इरादा रखती हैं। ऑल्दो के बाद में डिनाइल भी आया, लेकिन हकीकत इस वक्त ये है कि तमाम जो PTI की जो सीनियर लीडरशिप है वो भी सब पेशावर में मौजूद है और इमरान खान के या जो भी हैं केसेस वगैरह के हवाले से मुशावरत होगी और हो सकता है अगली स्ट्रैटेजी भी उस पर बनाएं। ये तो एक पॉलिटिकल न्यूज़ है। 26वीं आईनी तरमीम हो गई, कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात है बशमूल JUI, उन्होंने कहा था ये होना था, नहीं हुआ। अब जो 27वीं आएगी तो उस पर भी हम रिजल्ट शो करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे थे, कोई ज़रा सुनते हैं। मैं तो सोचता हूँ कि इलेक्शन गलत हुए, दोबारा फ़ौरन होने चाहिए और अब देखें कब तक चलती है बात। हम तो अपने नज़रिए पे कायम हैं। मैं तो खुद अपोजिशन में हूँ, मेरा तो हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं है, नहीं आ सकेगी। इंशाल्लाह भरपूर मुज़ाहमत करेंगे, ये कोई आसान काम नहीं है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आज रिटायर हुए हैं और उस हवाले से बैरिस्टर गौहर साहब ने भी गुफ्तगू की है, कोई क्लिप सुनते। हिस्ट्री उसको याद रखेगी, हिस्ट्री रिपीट की जाएगी। जो तवक्कुआत अवाम की उससे वाबस्ता थी वो अपनी अना की वजह से उन तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सके। एक बहुत बड़ा मौका उन्होंने ज़ाया किया। अदलिया तकसीम हो गई है, अदलिया के अंदर कोर्ट के अंदर आपने एक नया कोर्ट बना लिया। आपने जो जुडिशल कमीशन बनाया, उस जुडिशल कमीशन में आपने नॉन जजेस जो है वो उनको 8 रखा और जजेस को सिर्फ 5 रखा और वो नॉन जजेस जो है वो अब जजेस के ACR लिखा करेंगे कि कौन सा जज कितना एफिशिएंट है। हमने 4 MNAs को शोकाज़ेज इशू किए हैं और 2 सेनेटर्स को शोकाज़ेज इशू किए हैं। जो 5 जिन्होंने वोट दिया उनको भी शोकाज़ेज देंगे, उनको पार्टी से निकालेंगे। इनसे हमने एक्सप्लेनेशन कॉल किया। हम असूली मौके पे और जो डिसिप्लिन है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। चले वेल लेट्स सी कि क्या कॉम्प्रोमाइज़ होता है, क्या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। ये तो पॉलिटिकल चीज़ें हैं जो हम अपने आज के प्रोग्राम में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी अहम खबर, एक बड़ी डेवलपमेंट और एक अजीब सी कोई खबर हमारे सामने आई और जो खबर आई वो ये कि 3 जो प्रिजनर्स वैन थी उस पर तकरीबन 82 मुल्जिमान उसमें सवार थे जिन्हें अटक जेल ले जाया जा रहा था आज अदालती पेशी के बाद और वहाँ पर उनको फ़रार कराने की कोशिश की गई। मुसल्लह अफराद ने वहाँ पर धावा बोला, हमला किया और जिसके नतीजे में उनका कोशिश थी कि तमाम कैदियों को फ़रार कराएं, लेकिन तमाम कैदियों को गिरफ़्तार कर लिया गया। जो IG इस्लामाबाद का बयान है, हमलावरों की तादाद 18 से 20 थी और एक MPA का बेटा भी था, ये IG साहब का कहना है। लेकिन इसमें फर्दर क्या खबरें हैं और क्या हकीकत है, ये कौन लोग थे जो उसमें सवार थे और उनको अटक जेल क्यों ले जाए, बहुत सारी चीज़ें PTI भी सामने आई और PTI ने इल्ज़ाम लगाया कि ये खुद पुलिस ने करवा रही थी। उन्होंने कहा कि जी जाएं। बहरहाल ये एक लंबी चीज़ है जिसको हम बात करेंगे। शकील करार साहब हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं और उनसे हम ज़रा गुफ्तगू करते हैं। शकील करार साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। शकील करार साहब ज़रा फरमाइएगा, ये सजानी मोटर जो टोल प्लाजा है यहाँ पे हुआ क्या, कैसे पेश आए वाक़या? देखिए, बजाय जो पुलिस कह रही है वो तो यही कह रही है कि 25 से 30 अफराद मुसल्लह आए और उन्होंने इन गाड़ियों में मौजूद अफराद को रिहा करा के फरार कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बार बार कार्रवाई करके वो कोशिश नाकाम बनाई और फिर बाद में बयान सामने आया ऑफिशियली कि कुछ लोगों को फरार कराने की कोशिश कामयाब हुई थी जिनको दोबारा पकड़ लिया गया। लेकिन वो जो फरार लोग थे ना उनकी कोई नाम सामने आए हैं, जो पकड़े गए हैं, जो उनको फरार करा रहे थे, किसी का अभी तक कोई नाम अता पता सामने नहीं लाया गया है कि वो कौन लोग थे फरार कराने वाले और फरार होने वाले कौन लोग थे। उनको दोबारा पकड़ने का दावा किया जा रहा है। अभी तक किसी आई विटनेस से कहीं से कोई फुटेज, कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई है। उसके साथ साथ सबसे अहम बात यह कि ये टोटल 82 लोग थे जिनको आज इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बाकायदा तौर पर 2 मुकदमात की डिटेल सामने आई है जिसपे कोर्ट का आर्डर मौजूद है।
कोर्ट के आर्डर में वाज़ तौर पर लिखा हुआ है कि इन 82 मुल्ज़मान को, जो पीटीआई के लोग हैं और उसमें 2 एमपीए भी हैं, उनकी शायद रिश्तेदार भी हैं, तो इनको 4 तारीख का जो डी चौक में प्रोटेस्ट था, उस हवाले से थाना कोसार पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। इख्तियार वली खान साहब रहनुमा है PMLN के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। थैंक यू फॉर योर टाइम। नईम हैदर पंजोता साहब रहनुमा PTI, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। नईम हैदर पंजोता साहब जरा मुख्तसरन गुफ्तगू कीजिएगा, लेकिन जरा मुझे बताएगा ये जो वाकया संजानी टोल प्लाजा वाला वाकया पेश आया है, इसमें PTI का कहना यह है कि खुद हुकूमत ने कराया, पुलिस वॉज इन्वॉल्व और उन्होंने खुद ये कोशिश की और खुद कोशिश की, तो भाई क्यों कोशिश की ये भी बता दीजिएगा और फिर आगे बात करते हैं। फरमाइएगा। देखिए जी, बिल्कुल खुद ये प्री प्लान सारा प्रोग्राम बनाया गया। 82 लोग जिनके हवाले से ये सारी कार्रवाई चली। आवाज आ रही है नहीं साहब आपको? बता ये है कि अटक जेल के अंदर जब ये थे, इनके ऊपर 2 मुकदमात थे, तो इनको जब बेल्स मिली तो इनकी फैमिली जो है, इनमें से एक जो अनवर ज़ेब है, उनके बेटे जो अनवर ज़ेब मिनिस्टर है वहां पर, वो और बाकी इसके अलावा बाकी भी जितने थे वो रोप कार लेकर वहां पर गए, लेकिन उन्हें रिहा नहीं किया गया। उसके बाद उन्हें दोबारा जो है एक मुकदमे में गिरफ्तार करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर लाया गया। अब जिस रास्ते से वो आए हैं, और मैं मतलब एक वो टूल प्लाजा है दरमियान में, नाम बुरान टूल प्लाजा, वहां से चढ़ के मोटरवे के रास्ते वो आए और उसी रास्ते से उन्होंने वापस जाना था। यहाँ पर आकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जब उन्हें पेश किया गया तो मौजूदा अदालत ने देखा कि 2 मुकदमात में ऑलरेडी बेड़ो सेम नोयत का नया मुकदमा पॉलिटिकल देखते हुए उन्होंने फौरन उनको डिस्चार्ज कर दिया। अब डिस्चार्ज के बाद पुलिस का ये काम था कि फौरन तमाम लोगों को रिहा किया जाए, लेकिन तमाम लोगों को रिहा नहीं किया गया, बल्कि एक नए मुकदमे में इम्प्लीकेट करके सेक्रेटेरिएट वाले मुकदमे में उन्हें दोबारा कहा कि आपको अटक जेल लेकर जा रहे हैं, और जहां पर उनकी फैमिली थी उनको कहा जा रहा था कि आप रोप कार लेकर आ जाएं, हम वहां से आपको सारा प्रोसेस करके जो आप रोप कार लेकर आएंगे, जेल के अंदर जो सारी वो होती है वो सारी तफसील वहां पर दर्ज करके तो आपके साथ भिजवा देंगे तमाम लोगों को। वो साथ साथ थे। ठीक है, बजाय ये कि ये मोटरवे चल, क्योंकि प्लान था फैसल टाउन से ये वापस मुड़े हैं और संजानी वाली साइड पर गए। वहां पर बाकायदा गाड़ियां तीनों खड़ी करके पुलिस के जो वहां पर थाने के इंचार्ज थे, वो SHO थे कियानी साहब, उन्होंने कियानी थे या तनौली थे जो भी थे, उन्होंने बाकायदा शीशे तोड़े, बाकायदा सारा कहा कि आप तमाम वर्कर यहाँ से भागें, आप तमाम लोग। ये खबर आपको किसने दी? वहीं पर मौजूद जी, ये खबर आपको किसने दी कि पुलिस ने खुद शीशे तोड़े? वो तनौली साहब जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। देखिए, उनकी जो फैमिली थी, जो फैमिली के तमाम लोग थे जो उनकी रिहाई के लिए कल से रोपकार लेकर फिर रहे थे, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आए, जो अब भी जा रहे थे कि अटक जेल से रिहा किए जाए। चले कोई मेरे पास थोड़ा सा और बड़े इंपॉर्टेंट इशू है जिसमें मुझे डिस्कस करना है। ठीक है, नहीं पंजोता साहब अब रुक जाएगा थोड़ा सा। सर कोई किस पे रिस्पॉन्ड करना चाहें तो जरूर करें ताकि हम आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच नादिया। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर प्रिजनर वैन जा रही है तो उसमें जो कैदी हैं तो उनके रिश्तेदार वहाँ पे कैसे पहुँचे जो उस मौके पर हैं। तो इसका मतलब ये है, ठीक है, मैं नहीं कहता, ये पंजोता साहब फरमा रहे हैं कि ये पुलिस ने शीशे तोड़ दिए। पुलिस को क्या ज़रूरत थी? आप देखिए, वो कह रहे हैं उनकी रिहाई बनती थी तो रिहा क्यों नहीं किया गया? ठीक है ना, उनको किसी दूसरे मुकदमे में अगर वो वांटेड हैं तो क्या गिरफ्तार नहीं करेंगे? भाई रिहाई बनी थी है तो रिहाई का तो ये तरीकेकार नहीं है ना। ये कोई हॉलीवुड की फिल्म तो नहीं बन रही है कि आप अपने बंदूकों वाले बंदे ले जाओ और रास्ते में बिठाओ, उनके टायर बर्स्ट करो और वहां से अपने कैदी जबरदस्ती छुड़ा लो। ये कोई द रॉक फिल्म है? ये कोई वो है, कोई हॉलीवुड है? आप फिल्म बना रहे हो। जो दूसरे लोग फंसे हुए थे आपकी हुकूमत में तो आप उनको कहते थे कि अदालत में जाएं, जमानत कराएं, कानूनी रास्ता लें और खुद तो ठीक है। तो दूसरे आप अगर दूसरा मुकदमा है उन पर तो तभी जाके रिहाई होती है ना। अगर दूसरा मुकदमा तो नहीं है तो फिर रिहाई होगी। रिहाई के बाद बनाया दूसरा मुकदमा, पहले नहीं था। ये मैं नहीं कह सकता, मैं बता रही हूँ ना। ये कह रहे हैं सेक्रेटेरिएट वाला मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डाली है, तो सेक्रेटेरिएट वाला मुकदमा आज का नहीं है, वो पहले आज मुकदमा नहीं दायर हुआ, पुराना ही है। तो उसमें अगर उनकी गिरफ्तारी उनको मतलूब थी तो डेफिनेटली उन्होंने कर ली। तो पुलिस अपना काम नहीं करेगी। अब ये तो नहीं है कि उनकी मर्जी से कानून चलेगा। क्लैरिटी होगी। नज़ीर मुख्तसर साहब ब्रेक लेते हैं और फिर गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। नईम पंजोता साहब ये बताएगा कि बहरहाल मुबारक हो PTI को, एक बज़ाहिर देखा जा थोड़ा सा
एक रिलीफ का सा माहौल नजर आ रहा है। बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई हुई, उसके बाद इमरान खान साहब की बहनों को भी जमानत पे रिहा करने का हुक्म दिया। मेरे ख्याल अभी तक रिहाई तो मुमकिन नहीं हो पाई है, लेकिन बहरहाल रूपकार वगैरह जारी हो गए। अब पेशावर क्यों मरकज बन गया सियासत का, और बुशरा बीबी पेशावर क्यों तशरीफ ले गई? उनको जमान हाउस जाना था, बनी गाला जाना चाहिए था। फिर खबरें आ रही हैं कि अब वो पार्टी लीड करेंगी, सियासत में आएंगी। क्या इसमें हकीकत है पंजोता साहब? देखिए, खान साहब ने अगर तमाम अपनी फैमिली को सियासत में लाना होता ना, तो आज से पहले ही लेकर आ जाते। जब उनके ऊपर कातलाना हमले हो रहे थे, 9 मई वाला सारा मरबा डाला था, जब अभी जेल में डालना था, वो कोई पीछे जिम्मेदारी देकर जाते। जब इमरान खान का दौरे हुकूमत वजीर आजम रहे, उस वक्त भी इमरान खान साहब ने अपनी फैमिली के किसी मेंबर को किसी पोस्ट पर नहीं रखा। उनका भांजा आज भी मिलिट्री कस्टडी में है, उनका उन्होंने किसी ओहदे पर नहीं रखा, पॉलिटिकल आप संभालो। तो इमरान खान तो मरूसी सियासत, वो थोड़ी ऐसा है कि जरदारी होगा, जरदारी के बाद फिर उसका बेटा होगा, फिर उसके बाद उसकी बहन होगी। नहीं, अनयूजुअल हालात है ना सर, अनयूजुअल है, वो वाले हालात नहीं है। खासा बेशक ना चाहते हो होगा, अच्छा फिर हमजा होगा, फिर होगा, बल्कि वो तो बिल्कुल असूलों के ऊपर कायम है। और वो सियासत के अंदर जो है वो अगर हैं तो सिर्फ और सिर्फ खिदमत करने के लिए, इस मुल्क की फलाह के लिए। अदरवाइज वजीर आजम थे, अगर उस वक्त भी वो उनकी मर्जी के मुताबिक चल लेते तो उन्हें कभी भी ना हटाया जाता, वो रहते। और अब भी अगर डील कर लेते तो तब भी हो जाते। ऑफरें भी हो रही थी कि आप मिल जाओ, आप हुकूमत ले लो, लेकिन वो अपने असूलों पर कायम रहे कि हम मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती। अच्छा, बुशरा बीबी पेशावर क्यों गई है? नहीं, देखें, पेशावर जाकर रहना उनका, अगर देखा जाए तो जिस तरह मुल्क के अंदर लाकानूनियत है और जिस तरह ये सारा माहौल यहाँ पर है कि हर बंदे को उठा लो, वी को डालने वाले आज नए से नए मुकदमा। आज भी आप देख लीजिए कि रिहाई के बाद फिर पोलिटिकल डाल। मेरा भाई इस वक्त इंतजार हुसैन पंजोता 3 हफ्ते होने वाले हैं, वो अगवा आजम सवाती अंदर है, खान की बहन, तो ये सारा जारी है। तो उन्होंने अपने हिसाब से मुनासिब समझा कि वो वहां पर रहें। उसमें ये नहीं है कि कोई पॉलिटिकली वहां पर कोई हो रहा है। हम तमाम खबरों की तरतीब, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं वापस आती हूँ, पंजोता साहब आप रुक जाएगा। सर 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 आती हूँ, वापस आती हूँ। मुझे बताइएगा अख्तर वली खान साहब, कितनी अजीब सी बात है। रात में फैसल वारा साहब एक टेलीविजन शो में कहते हैं कि जी बुशरा बीबी कल रिलीज हो जाएंगी, उनकी बहनें हो जाएंगी, मैं तो पहले से खबर दे रहा हूँ, और दूसरे दिन वो रिलीज हो जाती है। तो क्या ये कोई डील शील का इंप्रेशन? देखिए, मैं कोई फैसल वावड़ा का तो तर्जुमान नहीं हूँ कि उन्होंने क्या कहा, नहीं, तर्जुमान ना सी, मैं तो आपका तज्जिया, लेकिन वैसे ही उनकी जो बातें होती हैं वो बिल्कुल ना करें। उन्होंने कुछ वो पोजीशन ले ली है जो पहले कभी किसी ज़माने में शेख रशीद लिया करते थे। तोते की तरह वो फाल निकालते थे, पेशेंट गोइया करते थे, मौसम का हाल बताया करते थे, वो ऐसे ही करते रहते हैं। हुकूमत का हिस्सा है सर, हुकूमत के इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन वो इंडिविजुअली अपना स्टेटमेंट वो देते हैं। ही इज नॉट द स्पोक पर्सन और द रिस्पॉन्सिबल पर्सन के वो हुकूमत के भी आप पे कोई बात करें। आप मीडिया के साथ उनकी अपनी इंटरेक्शन, अपनी बात करें। बात यह है कि पीटीआई इस वक्त काफ़ी सारे धड़ों में तकसीम हो चुकी है, और एक धड़े को अगर आप इसको खबर कहती हैं तो खबर ले लें, इंफॉर्मेशन लेती हैं इंफॉर्मेशन ले लें। एक धड़े को लीड करेगा शाह महमूद कुरैशी, एक धड़े को लीड करेगा अली अमीन गंडापुर, एक को लीड करेगी इमरान खान की जो वाइफ हैं जो कल रिलीज हुई हैं वो, और एक धड़े को लीड करेगी इमरान खान की बहनें। इतने धड़े आपके सामने, और इससे ज्यादा और नहीं। काम क्या हुआ है ये आप खुद नहीं देखती हैं। एक कहते हैं एहतिजाज करते हैं, दूसरा कहते हैं नहीं करते हैं, एक कहते हैं इमरान को बाहर निकालते हैं, बाकी कहते हैं कि वो अंदर ही ठीक है, हम ऐसे ही अच्छे हैं। इनके आपस में चल रहे, शुरू है, गेम तो ऑन है। और बीबी ने, बुशरा बीबी ने, वो अगर यहाँ से पेशावर आई है तो मेरे ख्याल में उन्होंने हिसाब किताब भी लेना होगा। खामखा फरवरी से गवर्नमेंट बनी है, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि इतनी लाकानूनियत मचाई हुई है पंजाब में कि वहाँ को रुकना पसंद नहीं कर रहा, डर रहे हैं लोग। आलिया हमजा है, वो चुपती फिर रही है, सनम जावेद है, वो अपने घरों में नहीं रह रही, वो चुपती फिर रही है। बुशरा बीबी आई, जमान पाक जा सकती थी, नहीं गई। तो ये तो लाकानूनियत है पंजाब में। अगर कोई किसी उसमें मुकदमे में मतलूब नहीं है तो उसको छुपना चाहिए। अगर कोई मतलूब नहीं है तो वो खुला फिरे। तो असद कैसर किस तरह फिर रहा है, उमर अयूब किस तरह फिर रहा है, बैरिस्टर गोहर किस तरह बाहर है, सारी पार्टी बाहर है। तो आप जिनके नाम ले रही हैं खवातीन की, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कुछ किया होगा ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कुछ तो उन्होंने किया होगा ना, कुछ शरारत तो की होगी। और इनका मसला, आपकी इस खबर पे पंजोता साहब से बात करूं ना, इनका एक मसला ये भी है, ये अगवा भी खुद ही हो जाते हैं और पैदा भी खुद ही हो जाते हैं। एक बुशरा बीबी लीड करेंगी, एक बहनें लीड करेंगी, शाह महमूद कुरैशी करेंगे, अली अमीन गंडापुर करेंगे, ये क्या खबर है सर?
हाँ, खबर यही है कि बेसिकली ये चाहते ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे तो बिल्कुल उनको जो है वो नहीं तोड़ पा रहा है, उनके वर्कर्स को नहीं तोड़ पा रहा है, जितनी मर्जी एफआईआरें दे ली, केसेस बना ले, घटिया निकाह केसेस बना ले, साइफर के जरिए गद्दारी के मुकदमात बना ले, उसके अलावा दहशतगर्दी के मुकदमात बना ले, सारा कुछ कर लिया। उसके बावजूद जो है वो लोग जो है इमरान खान को सपोर्ट करते हैं और 8 फरवरी को उन्होंने देखा इस तरह के प्रोपेगेंडे होते रहते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वहाँ सिर्फ एक ही लीडर है जिसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। उनकी बहनें हमेशा स्टेटमेंट दे चुकी हैं कि हम बिल्कुल पोलिटिकली हम अपने भाई के लिए करेंगे, उनकी वाइफ दे चुकी है, खान साहब दे चुके हैं। तो फिर ये प्रोपेगेंडे तमाम बातें जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो चोरी या अपना जो सारा किरदार है ना उसको छुपाने के लिए। चले बहुत शुक्रिया नहीं बजोता साहब आपका भी, और ठीक है इख्तियार वली खान आप साहब आपका भी बहुत बहुत। नाज़रीन मुख्तसरन ये कि बहरहाल जो खबरें थी कि बुशरा बीबी सियासत में आएंगी, लीड करेंगी, उसको तो नहीं बजोता साहब तो डिनाई कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो खबर हमें इख्तियार वली खान साहब ने दी है कि जी धड़ेबंदी हो चुकी है और 4 धड़े हैं जो आगे चलेंगे और अवाम किसके पीछे चलेंगे ये देखना पड़ेगा। और ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से आपके साथ हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का आज आखिरी दिन बहैसियत चीफ जस्टिस। लेट्स सी कि उसका दौर कैसा रहा, उस पर ज़रा जिक्र करेंगे ब्रेक के बाद। जी नज़र प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज एक अहद तमाम हुआ 17 सितंबर 2023 से लेकर 25 अक्टूबर 2024, यानी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब आज रिटायर हो गए और फुल कोर्ट रेफरेंस से उन्होंने खिताब भी किया, उसको अटेंड भी किया, लेकिन जो डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई तकरीबन 6 के करीब जजेस ने उसको अटेंड नहीं किया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उम्रे पे रवाना हो गए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक ख़त वो लिख कर गए जो उन्होंने जो भी उनका एक बयानिया कह लीजिए या उनका जो एक टेक कह लीजिए वो उन्होंने यहाँ पर बयान किया। जस्टिस याहिया साहब जो कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, उन्होंने काजी फायज़ ईसा साहब की तारीफ भी की, लेकिन दूसरी तरफ मुख्तसरन अपने नाज़रीन को बताते चलें कि जस्टिस मंसूर अली शाह का काजी फायज़ ईसा से मुतालिक खुला ख़त सामने आया, उसके क्या मंदरजात थे। लेकिन उससे पहले ज़रा मैं अपने जो आज के पैनलिस्ट हैं उनका भी आपसे तारुफ करा दूँ। हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट खालिद राजा साहब ने, सीनियर लीगल एक्सपर्ट है, सरदार शहबाज खोसा साहब जनरल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दीजिएगा। काजी फायज़ ईसा अदलिया में मुदाखलत पर मिली भगत के मुर्तकिब रहे, ये कहना था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का उस खत के जरिए। फिर उन्होंने कहा कि काजी फायज़ ईसा ने शुतरमुर्ग की तरह सर रेत में दबाए रखा, अदलिया में मुदाखलत रोकने के बजाय मजीद दरवाजे खोले। काजी फायज़ ईसा ने बैरूनी दबाव नजरअंदाज किया, अदलिया को कमजोर करने वालों को ग्राउंड कर लिया। और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अदलिया के दिफा के लिए अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया। साथ ही में वो कहते हैं कि उनकी नज़र में अदलिया के फैसलों की कोई कदरो इज्जत नहीं, उन्होंने शर्मनाक अंदाज में फैसलों पर अमल दरामद ना किया और साथ ही अपने साथी जजेस में तफरीक पैदा करने के असरात अब देर पार रहेंगे। और ये तफरीक आज भी कायम थी जब हमने देखा कि जो फुल कोर्ट रेफरेंस था उसमें ये चीज़ मौजूद नहीं थे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एडवोकेट खालिद राजा साहब, अगर मैं आपसे कहूं कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का ऐद, आप उसको किस तरह से किससे ताबीर करेंगे और 2 लफ्ज़ों में उसको किस तरह से बयान करेंगे, किस तरह आप देखते हैं इसे 1 साल 1 माह के अरसे को, 2 माह तकरीबन 1 माह। इजाज़त चाहूँगा कि आज उनका आखिरी दिन है, उनके खिलाफ कोई बात ना की जाए, लेकिन एक बात तो दुरुस्त है कि जिस किस्म का रेफरेंस उनके खिलाफ आए, जिन किस्म के एलिगेशंस उनके खिलाफ आए, वो अच्छी बात नहीं थी। और इन इल्ज़ामात को सुनने के बाद मैं समझता हूँ काजी साहब को बड़ा जज कहना मुश्किल हो जाता है। और ये जो उनके खिलाफ इल्ज़ामात थे वो भी बड़े करप्शन के किनारे तक आते थे। तो जिस जज पे ये दाग आ जाए कि हाँ जी वो करप्ट थे या उन्होंने टैक्स अवॉइड किया है या हुकूमत को नुकसान पहुँचाया, तो फिर वकला हजरात पूरी सारी दुनिया जो है अच्छी निगाह से नहीं देखती। हमारी पहली सोच हमारी ये होती है कि जज वो अच्छा है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो और जो किसी तरफ झुकाव ना हो। यहाँ पे कुछ पार्टियाँ जो थी, सियासी पार्टियाँ, उनको क्लेम करते रही साडा जज है जी, वेख ला किस तरह नहीं होता।
तो गिविंग इंडिकेशन कि जी हिज पार्टीजन, मैं समझता हूँ कि ऑन द होल इट वाज नॉट अ वेरी वेरी काइंड ऑफ अ गुड अफेयर जी। ठीक है। अच्छा शहबाज खोसा साहब, क्या ये सिर्फ हुस्न इत्तेफाक है कि जब उनका नोटिफिकेशन हुआ, जब वो चीफ जस्टिस बने, तो उससे नवाज शरीफ साहब जो है वो वतन वापस आए, और जब वो रिटायर हुए तो चाहे कुछ अरसे के लिए चाहिए, सही जो अभी बताया गया, नवाज शरीफ साहब मुल्क से चले गए। दूसरी बात यह कि बड़े अहम फैसले थे जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने दिए, जिसको अगर हम पीटीआई के हवाले से करें तो वो बड़ा तनकीद भी कर रही है, बड़ा अपने उसके अल्फाज से वो याद भी कर रहे हैं, बड़ा उनको कंट्रोवर्शियल जज भी कह रहे हैं। लेकिन ये भी हमें याद रखना चाहिए कि ये जो इलेक्शन जो ये हुकूमत नहीं करा रही थी, आपको पता है एक डिले होते चले जा रहे थे, उसकी डेट भी उन्होंने ही दी, और उन्होंने कहा कि इस पर कोई बात नहीं होगी, ये भी उन्होंने ही कराए बावजूद इन तमाम चीजों के। क्या कहेंगे? जी, थैंक यू नादिया फॉर हैविंग मी इन योर शो। और मेरा बहुत बहुत सलाम आपके गेस्ट डॉक्टर खालिद रांझा साहब, पाकिस्तान के मायानाज तरीन वकला और सीनियर तरीन वकला में से एक हैं, और उन्होंने जो बात की है वो हमारे लिए वैसे मशअल राह होती है, हमेशा हम इनको फॉलो करते हैं। मैं पहले तो आपको मंसूर अली शाह साहब के लेटर की बात करूंगा कि वो कुछ चीजें मिस कर गए। कुछ और इल्जामात भी थे काजी फायज ईसा साहब पर जो कि पहले लगे थे। जिस तरह इनका पहला रेफरेंस था उसमें इन्होंने 3 फ्लैट्स का जिक्र था। एक फ्लैट इनकी वाइफ के नाम था, एक फ्लैट लंदन में इनकी बेटे के नाम था, और एक फ्लैट लंदन इनकी बेटी के नाम था। ये 3 फ्लैट इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए थे अपने डिपेंडेंट्स के उसमें, जो इनको करना लाजमी थे। और जब इनसे पूछा गया कि आप इनकी मनी ट्रेल या कुछ बताओ, तो इन्होंने ये बताने के बजाय कि इसकी मनी ट्रेल क्या है, ये टेक्निकल बातों पे खेलते रहे कि फैजाबाद धरने केस में क्योंकि मैंने एजेंसीज के खिलाफ एक स्टेटमेंट दी थी तो इसलिए मेरे पे ये झूठा इल्जाम लगाया गया। इन्होंने कभी ये नहीं बताया कि वो 3 फ्लैट सर लेकिन ये की प्रॉपर्टी से खरीदी, और जो लंदन में इनकी जस्टिफिकेशन है इनके ये 3 डिपेंडेंट्स की, इनकी वाइफ की तरफ से जो कि कोई काम नहीं करती, इनके बेटे की तरफ से और इनकी बेटी की तरफ से, वो ये है कि इन्होंने 1 साल में पार्ट टाइम नौकरी करते हुए वो 3 फ्लैट खरीद लिए। तो यहाँ पर ये कौन से रॉकेट साइंटिस्ट हैं इनके बच्चे, जो कि इतनी इनकी तनख्वाहें हैं कि ये 1 साल पार्ट टाइम नौकरी करते हुए 3 फ्लैट में कामयाब है। इसके बाद ये जिन बातों का शहबाज खोसा साहब, सर सॉरी, मैं एक चीज मुझे कहने दीजिए, अलाउ मी, जिन चीजों का आप जिक्र कर रहे हैं वो उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले की है, और उसके बाद वो बाकायदा तौर पे चीफ जस्टिस बन गए। उसके बाद और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो दौरान चीफ जस्टिस जो चीजें थी उसका उन्होंने अपने खत में जिक्र किया है। आपने मेरे से कोइंसिडेंस पूछा था मियां नवाज शरीफ के आने और जाने का, तो मैं आपको उस सिलसिले में बता रहा था कि वो फ्लैट पकड़े गए तो उसके अचानक बाद एक हुदैबिया पेपर मिल्स पर पैनामा बेंच का फैसला था, 5 मेंबर बेंच का, कि हुदैबिया पेपर मिल्स के केस को खोला जाए। जो वो 5 मेंबर बेंच का फैसला बाइंडिंग होता है 3 मेंबर बेंच पे, ये एज ए जूनियर जज इन्होंने 3 अपने सीनियर 2 को बुलडोज किया और उनके साथ ये हुदैबिया पेपर मिल्स का केस क्लोज कर दिया, जिसमें शहबाज शरीफ जो आज प्राइम मिनिस्टर हैं ये मेन एक्यूज थे, और वो ओपन एंड शट केस था मनी लॉन्ड्रिंग का। तो ये भी इनके कारनामों में शामिल है काजी फायज ईसा साहब के। इसके अलावा इन्होंने और बहुत कुछ किया। नैब के जितने कवानीन थे उसमें जितनी पर्सनल स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स आई, जिसमें आपने देखा कि यके बाद दीगरे 7 अमेंडमेंट्स आई, और उसमें ये एक एक करके लोगों को बीच में से नैब के दायरे में से निकालते रहे। इन्होंने मुल्क के करप्शन वॉचडॉग था उसको भी तबाह बर्बाद कर दिया, और अरबों रुपए के जिन लोगों के खिलाफ केसेस थे उनको इन्होंने इनडायरेक्टली मदद की, उनको ना सिर्फ केसेस से बाहर निकलने की। चले मैं जरा आगे, ठीक है ठीक है, एक पूरी चार्जशीट है जो आपने बयान कर दी, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम को देखते हुए ब्रेक लेते हैं और फिर गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर खालिद रांझा साहब ये फरमाएगा कि जो आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो एक लेटर लिखा और जो 6 जजेस जो कि इस फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं हुए, उससे इस बात पे तो फर्दर स्टाम्प लग गई कि जी वो जो डिवीज़न है, वो जो तफरीक है इस वक्त अदालती जजेस के माबैन, वो अपनी जगह कायम है। अब इस पे ये भी कहा गया कि जी जो बैरूनी दबाव था उसका भी उन्होंने नोटिस नहीं लिया, अपनी अदालत को उन्होंने सेफ गार्ड नहीं किया। अब कितनी जिम्मेदारी होगी आने वाले चीफ जस्टिस, प्लस
क्या वजह हुई, ये जो तफरीक की जो वजह थी, ये अब किस तरह से ख़त्म की जा सकती है? क्या आने वाले जज, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पे कोई मददगार साबित हो सकते हैं? तो गुजारिश है कि जब चीफ साहब इंडक्ट हुए जुडिशरी में, जब ये जिनको बलूचिस्तान में लगाया गया, तो उस वक्त भी पूरे मुल्क में हुआ थी कि एक आदमी जिसने प्रैक्टिस की ही नहीं, शायद जिसने अदालत का दरवाज़ा बड़ा कम देखा है, उसको आपने चीफ लगा दिया है। इस पे बहुत ही लहदे हुई और मैं समझता हूँ जज साहबान के खिलाफ जब आप बात करते हैं तो आप उसकी उनकी ट्रायल नहीं कर रहे हैं। अगर ट्रायल हो रही हो तो फिर हाँ जी ये किस वक्त का इल्ज़ाम है, अब का इल्ज़ाम है। जो हम देख रहे हैं परसेप्शन इन द पब्लिक, अगर पब्लिक परसेप्शन नहीं आती इसके मतलब कि जी ये आदमी जो है इसने ये काम साफ किया हुआ है, तो फिर वो मैं समझता हूँ कि वो दाग उतरता नहीं। देखे ना हमारे यहाँ सबसे बड़ा बुरा नाम जो था इस मुल्क में वो मोहम्मद खान डाकू का था। तो एक दोस्त ने कहा कि आपने कैसे ये टाइटल अर्न किया, तो उन्होंने कहा ये मत बोलो, मुझे मोहम्मद खान आदिल भी कहते थे। तो अगर इस बुरे नाम के साथ भी उसको पास ये अथॉरिटी थी टू सर्ट हिमसेल्फ, ये बात दुरुस्त थी। इनके इस क्लेम में कतन कोई नफी नहीं थी, लेकिन वो बात हो रही थी परसेप्शन की, इन पब्लिक परसेप्शन, जिसको मैं और आप बड़ा कभी भी कहते हैं। आवाम उसको इंतहाई ईमानदार आदमी और एक जज के बराबर समझते थे, क्योंकि अपने केस जजों से विदड्रॉ करके उसको मियां साहब दे देते थे। तो यहाँ तक जज का तल्लक है, मैं समझता हूँ उसके मतलब एलिगेशन होना ही काफ़ी है। और अगर आप एलिगेशन के साथ भी आप यू फाइंड योर वे इनटू द गैलेक्सी ऑफ जजेस, तो या फिर आप या सियाने आदमी हैं और उस्ताद आदमी हैं। लेकिन ये बात अशारिया जो है सॉलिड इशार रह जाता। अच्छा सर, जो मैं डिवीजन की बात कर रही थी अमंग जुडिशरी, 6 जजेस का ना आना, आज के फुल कोर्ट रेफरेंस में शामिल ना होना, और उससे पहले आपको पता है जजेस का खत एंड एवरीथिंग, ये किस तरह से ख़त्म होगी? क्या आने वाले चीफ जस्टिस पर ये भारी जिम्मेदारी होगी और वो इसको ख़त्म कर पाएंगे? जहाँ तक जजों के बीच में एक दराड़ सी आ गई है, ये तो एक चैलेंज है फॉर द चीफ जस्टिस। और जो चीफ जस्टिस जज साहबान का ख्याल नहीं रखते तो जज साहबान भी उनके पीछे नहीं खड़े होते। मैं समझता हूँ जो भी अब चीफ जस्टिस होगा, he'll have to bend backwards to be recognized as a good judge. चीफ जस्टिस और चीज़ है, जज और चीज़ है। चीफ जस्टिस को मिलना कोई ऐब नहीं है, वो तो अवामी आदमी होता है। जज को मिलना हम बुरा समझते हैं। तो इसमें जो चीफ जस्टिस है उससे तो ये की जाती है कि वो तमाम अपने कलीग्स को साफ सुथरा रखेंगे। और एक चीज़ मैं आपके साथ से कहना चाहता हूँ कि ये जो हमने डक्का डाला हुआ है अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स ऑफ डिसिप्लिनरी नेचर, इसको थोड़ा सा नीचा कर दे या निकाल दे। जो अदलिया है उसका बड़ापन इसमें होता है कि वहाँ जो बुरे आदमी या जो गलत आदमी उनको निकाला जाए। प्रूडिंग ऑफ जजेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन एनी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, शहबाज खोसा साहब आप फरमाएगा कि क्यों कर मुमकिन होगा? एक तो जाहिर सी बात है जब 26 आईनी तरमीम के बाद एक आईनी बेंच बन जाएगी तो कितने एम्पावर्ड होंगे, कितने पावर रख सकेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आने वाले वक्त में। प्लस इस डिवीजन को जो इस वक्त मौजूद है और अब तो खुलेआम इस पे बात हो रही है, उसको ख़त्म कर पाएंगे और कैसे? देखें, ये 26वीं आईनी तरमीम जो है ये बड़ी डिस्प्यूटेड किस्म की तरमीम है। इस पे वकला बिरादरी बहुत जो है मेजॉरिटी जो है तौर पर इसको रिजेक्ट कर चुकी भी है। अगर आप इसको देखें तो इसकी ये बिल्कुल हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट है। इसमें बड़ी फैंसीफुल और बड़ी बेवकूफ़ाना अहमकाना बातें लिखी हुई हैं, जिस तरह बेंचेस का बनाने का इख्तियार जो है वो पार्लिमानी कमेटी के पास है। ये इसी तरह हुआ गोया कि आपके चैनल को चलाने का इख्तियार पार्लिमानी कमेटी को दे दिया जाए, या आपके शो की टाइमिंग जो है और उसके अंदर कौन रिकॉर्डिंग करेगा और कौन जो है पीछे खड़ा होगा वो सारा इख्तियार पार्लिमानी कमेटी को दे दिया जाए, तो ये शो आपका शो तो नहीं कहलाएगा।
तो ये इसी तरह की अहम काना बीच में बातें लिखी हुई हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के दीगर जो आर्टिकल हैं उनके मुशाबहत नहीं रखती हैं। और वो कैसे खत्म होगी? जजेस की डिवीजन, आपसी इख्तिलाफात। ये देखें, अभी आप देखेंगी कि जैसे ही आया अफरीदी साहब वोट्स लेंगे तो यहाँ पर पिटिशंस आना शुरू हो जाएंगी। और ये आप देखना होगा कि आईनी बेंच तो अभी तक तश्कील नहीं दी गई और ना ही सूबों में आईनी बेंचेस बनी हैं अभी। तो ये बहुत सारा काम जो लिटिगेशन होती है वो अवाम की सरकार के खिलाफ ग्रीवेंसेस होती हैं। छोटे छोटे रोजमर्रा के मामलात होते हैं। आप किसी डिपार्टमेंट से आपको ग्रीवेंस है तो आप फिर डिपार्टमेंट जाते हैं, आपको रिलीफ नहीं मिलता, आप अदालत आते हैं। जब तक ये आईनी बेंचेस नहीं बनते तो क्या यही कोर्ट चलाएगी? क्या ये इतना बड़ा क्वेश्चन जो कि 26 आईनी तरमीम की लीगैलिटी का है, क्या ये उसी बेंच को भेजा जाएगा जो उसकी बेनिफिशियरी बेंच है और जिसको पार्लियामान ही ने बनाया है, उस पार्लियामान में जिसके सारे प्रोसेस को डिस्प्यूट किया गया है? या क्या याया अफरीदी साहब इधर ही फुल कोर्ट बना के? तो ये चीजें अभी आने वाले दिनों में सामने आएंगी और उम्मीद करते हैं कि आइन और बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच शहबाज कुस्ता साहब। सर टाइम में पर बिल्कुल ख़त्म हो गया। और डॉक्टर खालिद रांझा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कल हलफ उठा लेंगे, हलफ बर्दारी की तकरीब भी होगी, लेकिन ताहम आइनी बेंच अभी तक नहीं बन सका है। कहा यह जा रहा है कि 26वीं आइनी जो तरमीम पास तो हो गई है लेकिन उसमें कई सुकुम हैं, उसको दुरुस्तगी के लिए अब 27वीं आइनी तरमीम भी आएगी। मामलात किस नहज पर जाएंगे और जो इस वक्त अदलिया के मामलात हैं उनमें सुधार किस तरह से आएगा, ये एक बड़ी भारी जिम्मेदारी भी होगी और मेरा ख्याल है दोबारा से इसको इंटैक्ट करने की ज़रूरत भी होगी। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।